नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का टॉपिक देख लेते हैं। स्टैटिक और करंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर स्टैटिक और करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं या सिलेबस में पर्यावरण है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन हर लगभग हर एक एग्जाम में जहाँ पर्यावरण है वहां से एक या दो सवाल क्वेश्चन या दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन आप हमेशा इससे देखेंगे ही देखेंगे। और अगर अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम से, आईएएस के एग्जाम से, तो वहां पे तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो पर्यावरण संबंधी समझौतों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, या फिर प्रोटोकॉल बोल लीजिए, प्रोटोकॉल बोल लीजिए, या कन्वेंशन बोल लीजिए, या उपसंधि बोल लीजिए। ठीक है, उपसंधि बोल लीजिए। तो इसमें हम लोग कुछ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमको पता रखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सब कुछ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा? लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बेसिस पर, और अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग आपको बात की जाएगी इनके बारे में। ठीक है, चलिए, और बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले एक सवाल ये देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यूएनएफसीसी, और ये अब मतलब ये टर्म्स, जो आज की जो टर्म्स है ना, आप लगातार न्यूज़ में देखेंगे, तो मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन पेपर लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए। पेन और पेपर लेके बैठिए और इनको नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्लास जो होगी ये आपकी बहुत सारे लेक्चर्स को, करंट को और स्टैटिक को कवर करते हुए चलेगी। तो अब आपको जब आगे कुछ भी टॉपिक आएगा, जैसे अभी कोप 26 पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं था बेसिक क्या है कोप के बारे में। तो अब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, स्टैटिक पार्ट ही नहीं पढ़ा होगा, तो नया नया ऐड होता रहेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी की बैठक में समझौते के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, यानी कि 2015 में यूएनएफसीसी की बैठक हुई। अभी यूएनएफसीसी क्या है ये भी हम देख लेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता है ये। जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर है। यूनाइटेड नेशंस, यूएन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ठीक है, प्रोटोकॉल है, उपसंधि है। ठीक है, ये क्या है? तो इसके बारे में पूछा है। तो जो तीन स्टेटमेंट है आप पढ़ लीजिएगा, फिर लास्ट में अगर इसको वापस अटेम्प्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आपको मिल ही जाएगा। समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और ये वर्ष 2017 में लागू होगा। मतलब 15 के लिए पूछा था, तो उसमें ऐसा एडवांस क्वेश्चन हो गया। समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना तथा इसी सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्वक औद्योगिक स्तरों में 2 या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो। क्या ये टारगेट था? विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2020 में सालाना क्या 1,000 अरब डॉलर दान देने के लिए प्रतिबद्ध है, या 1,000 है या 100 है। तो इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं। क्या सभी देशों ने इसे साइन किया और क्या यही टारगेट थे? तो जो भी आंसर होगा आप आंसर इसमें टिक कर दीजिएगा। आप सोच लीजिएगा कि क्या आंसर है, और फाइनली मैं लास्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा। तो ये क्लास प्लीज मिस मत कीजिएगा, मतलब मेरी सिंसियर आपकी वो है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है क्या चीज, पहले ये देख लो थोड़ा सा इन जनरल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है। क्या है? एक बाध्यकारी समझौता है जो सरकारों के बीच, किन किन के बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, नॉन गवर्नमेंट नहीं है, सरकारों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय खतरे से निपटने या इसे कम करने हेतु एक साथ कार्रवाई करने के लिए बातचीत करता है। यानी कि समझौता है एक तरीके से, लेकिन किन के बीच में? सरकारों के बीच में है। समझौता किन किन के बीच में? सरकारों के बीच में है। कई बार इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, एनजीओ भी जुड़ जाती है, लेकिन ये क्या है? मुख्यतः सरकारों के बीच का है, जो कि बाध्यकारी, कुछ बाध्यकारी है, कुछ बाध्यकारी नहीं है। जो प्रोटोकॉल्स है इन जनरल वो बाध्यकारी है। प्रोटोकॉल्स जो है इन जनरल वो बाध्यकारी होते हैं। कन्वेंशन ये है कि, अच्छा आपने ये सब नाम सुने होंगे, तो नाम सुने होंगे आपने, रामसर सम्मेलन हो गया, ठीक है, रामसर हो गया, स्टॉकहोम हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। तो ये सब क्योटो, रामसर, ये सब क्या है? ये जगह का नाम है, वहां पे लोग बैठते थे। वहाँ के सभी देशों के लोग प्रतिनिधि जो आए थे वो बैठते थे, तो वो जहाँ से बैठते थे तो उसका कुछ आउटकम निकला होगा। ठीक है, वहां से कि हम लोग ऐसा करेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, पेरिस में समझौता हुआ, तो कुछ आउटकम निकला, तो उसको बोल दिया पेरिस पेरिस समझौता। इसी तरह रामसर, ईरान में कुछ समझौता हुआ होगा, तो वहां से निकल के आ गया रामसर समझौता, रामसर कन्वेंशन। तो अब इनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो स्थापना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष याद रखना। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है पहले कौन सा था, कब था, और सीधा सीधा ईयर भी पूछ सकता है। ईयर इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसका जो स्पेशल फीचर है वो भी
अगर मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए स्पेशल फीचर, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा, ठीक है। और फिर इसको करंट में लिंक करके चलिए, इसको करंट, ये तो स्टैटिक पार्ट बन जाएगा, फिर करंट चलिए इसमें कि पहले सम्मेलन कब हुई वो तो हमको पता चल जाएगा, फिर अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, या पिछले वर्ष कौन सी हुई, वर्तमान में कौन सी हुई, या पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष, एक वर्ष का तो पूछते ही है ना, तो पिछले वर्ष में कौन सी हुई, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लेक्चर लंबा हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह ये ज़्यादातर क्या है कि लोग बाग सब कुछ करवा देते हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पर्टिकुलर रहना है कि क्या इन जनरल आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामसर की। रामसर है अपना ईरान में, ईरान में है, 1971 का समझौता है, और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वेटलैंड्स को लेकर है, तो वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों का संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग करना, तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये आपकी बस आपको बोलता है कि आप ऐसा करो, लेकिन कोई ऐसा जुर्माना या बाध्यकारी नहीं करता। इसे जल पक्षी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जल पक्षी सम्मेलन। पूछ लिया जाए जल पक्षी सम्मेलन कौन सा है, कब हुआ था, 1971, रामसर, ठीक है। वर्तमान में भारत में 17 रामसर है, ये करंट डेटा नहीं है, इसमें अभी चेंज हो गए हैं, अभी करंट शायद 50 के आसपास है, और इस पर भी वीडियो बना लेंगे, ठीक है, ये 27 गलत है ये डेटा। इन डेटा भी आपको, इन डेटा की जो ये जो है अपने रामसर स्थल है, जो रामसर स्थल है, रामसर जितनी भी साइट्स है उनका डेटा आपको बनाना है, टेबल उनकी बनानी है, टेबल बनानी है, वो नहीं तो मैं करवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको अपने लेवल पे अगर आपको करना है तो उसकी टेबल आपको तैयार रखनी है, उससे सवाल बनेगा ही बनेगा, सवाल बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट आपका इस पर सवाल बनेगा। फिर आ जाओ स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में आप आ जाओ, ये सब देशों के नाम है, ठीक है ना, स्टॉकहोम में आ जाओ, 1972 की थी, और पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करना। किसका, पर्यावरण का, बिल्कुल क्लियर रखना, पर्यावरण है, ओजोन है, जलवायु परिवर्तन है, बिल्कुल स्पेसिफिक, पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। और इससे क्या निकल के आया, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इससे क्या निकल के आया अपना, यूनिसेफ, यूनिसेफ स्टॉकहोम से निकल के आया। अगला आ जाता है साइट्स, सिटीज, साइट्स कुछ भी बोल लो। वन्य पशु एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किनका, जो वन्य पशु है या वनस्पति है जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, यानी कि खतरे की निशानी पर है, तो इसका कब का है स्थापना, 1973 का। तो इसका साइट्स का फुल फॉर्म भी है, कन्वेंशन ऑन, आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड। और ये लिस्ट कौन निकालता है आपको पता ही है, आईयूसीएन निकालता है, आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट निकालता है, रेड डेटा लिस्ट निकालता है, कौन निकालता है, आईयूसीएन निकालता है, जिसमें ये एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट या फिर लुप्त प्रजाति हो गई, ठीक है, तो ये सब कैटेगरी कौन निकालता है, आईयूसीएन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड में, और ग्लैंड खुद कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, यानी कि ग्लैंड एक शहर है, स्विट्जरलैंड देश है, वहां पर आईयूसीएन है, आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट निकालता है। सिंपल चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये लिस्ट में अलग अलग जानवरों की अलग अलग कैटेगरीज है, वो भी आपको लिखनी है। फिर आ जाओ आप 1979 की सीएमएस कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, प्रवासीय प्रजातियों का सम्मेलन, कन्वेंशन, सम्मेलन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, प्रवासीय प्रजाति है, जो माइग्रेटरी, जो बाहर से पक्षी वगैरह आते हैं, और पक्षी ही नहीं है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पक्षी नहीं है, सभी वन्य जीव है। यूजुअली ऐसा लगता है कि केवल पक्षियों के लिए, क्योंकि वही माइग्रेट करते हैं, नहीं, पक्षियों के लिए नहीं है, जल थल सब, सारे स्पीशीज के लिए, ये सभी स्पीशीज के लिए, ठीक है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन कन्वेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, बॉन जर्मनी के एक शहर में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन कन्वेंशन। बॉन जर्मनी के शहर में हुआ था, इसलिए बोलते हैं बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानता है। और ये किसके अंडर में आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूएनईपी के अंडर में आता है, ठीक है। तो बॉन कन्वेंशन किसके अंडर में है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो ये काफ़ी टेबल काफ़ी मुश्किल से इकट्ठी करी है, काफ़ी मुश्किलों से ऑर्गेनाइज करी है, आपको इसलिए बताया जा रहा था कि आपको एक जगह वीडियो मिल जाए, एक दो नंबर आपके क्लियर हो जाए। नैरोबी केन्या, नैरोबी घोषणा पत्र बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि अपन को नाम ही नहीं पता चल पाता कि नैरोबी, यार ये क्या पूछ लिया, तो नैरोबी एक जगह है बस केन्या में, तो 1982 में हुआ था, और सतत विकास का प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सतत विकास की बात कर रहा है, सतत विकास की बात कर रहा है। और इस टाइम क्या हुई थी, स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ हुई थी, स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ हुई थी, ठीक है, स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ हुई थी। एक नैरोबी दूसरा भी है, कार्टेजिना नैरोबी, ठीक है, वो किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित है,
वो जीव जंतु के उनके संरक्षण से है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है नैरोबी, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, नैरोबी डिक्लेरेशन। वियना 1985, वियना हुई थी, वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हुई थी। ओजोन परत का संरक्षण करना, बिल्कुल क्लियर रखो, वियना ओजोन परत, कोई सतत विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा ओजोन परत। इसे से कानूनी रूप में अनिवार्य न्यूनीकरण लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया, मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कितनी बार आपने नाम सुना है, 1987, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। 1987, ओजोन क्षय पदार्थों का नियंत्रण करना, ये वापस ओजोन है, तो ओजोन से संबंधित वियना भी हो गई, ओजोन से संबंधित मॉन्ट्रियल भी हो गई। ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना सम्मेलन का प्रोटोकॉल है, ठीक है। वियना तो बाइंडिंग नहीं थी, वियना तो सम्मेलन था, लेकिन उसमें फिर बाइंडिंग आ गया कि हमको यहाँ बाध्यकारी आ गया, तो वो ये चीज़ है। सार्वभौमिक संधि है, सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा मंजूर की गई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कानूनी रूप से अनिवार्य केवल ओजोन क्षय पदार्थों को लक्ष्य बनाना है, ठीक है। ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस गैस अर्थात कार्बन नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं है। अच्छा, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसमें ये अपने कानूनी रूप से इसमें ग्रीन हाउस गैस में कार्बन नहीं है एक तो, ठीक है, एक तो कार्बन नहीं है, और एक इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसमें नहीं है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं है, क्लोरीन के कंपाउंड है इसमें, फ्लोरीन के नहीं है, क्लोरीन के कंपाउंड है। फिर ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इससे एक रिपोर्ट आई थी, अर कॉमन फ्यूचर, अर कॉमन फ्यूचर 1987 के ब्रंटलैंड रिपोर्ट सतत विकास के ऊपर है, सतत विकास का सिद्धांत दिया, सतत विकास का सिद्धांत ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाओ पृथ्वी सम्मेलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, पृथ्वी मतलब अर्थ और शिखर सम्मेलन मतलब समिट, तो अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियो, इसको रियो घोषणा भी बोलते हैं, क्योंकि रियो डी जनेरियो में हुआ, ये ब्राजील के, रियो डी जनेरियो कहाँ पे हुई, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। ठीक है, ब्राजील में हुई 1992 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी नाम भी है इसका, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें निकल के आई वो ये थी कि इसमें 27 सिद्धांत थे, तो 27 सिद्धांत में से कौन सा नहीं था, ऐसा भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो जनरल अपन को देख लेना है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना अभी, ठीक है। आपको बस ये देखना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पृथ्वी समिट हुई, ठीक है, अर्थ समिट होती है, इसको अर्थ समिट बोलते हैं। मैं एजेंडा 21 बोल देता हूँ, एजेंडा 21, इस एजेंडा 21 में से तीन चीजें निकल के आई, सीबीडी जो यहाँ लिखी हुई है, यूएनएफसीसी और यूएनसीबीडी, सीसीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता। यूएनएफसीसी की अभी बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण यानी कि टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बनते हैं मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए, डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीन चीजें हैं, और इन्हीं की जो बैठकें लगती है आपस में, वही कोप नाम दी जाती है उनको, इनकी जो बैठक लगती है उन्हीं को नाम दिया जाता है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बैठक मतलब ये आपस में बैठती है, देश सभी मिलके, देश के प्रतिनिधि मिलके बैठते हैं, हर साल बैठते हैं, 2 साल में बैठते हैं, 3 साल में बैठते हैं, जब भी बैठते हैं अलग अलग में, सीबीडी की अलग चलती है, यूएनएफसीसी की अलग चलती है, यूएनसीसीडी की अलग चलती है, उन्हीं को कोप बोलते हैं। और साथ में सीएमएस अभी अपन ने देख ली थी, सीएमएस प्रवासी, तो बोन कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है, इसकी भी कोप होती है, ये भी अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पे बैठती है, ठीक है, कोप होती है तो सीएमएस होती है। और मस्त बात ये है कि भारत इन तीनों की मतलब तीनों में ही, तीनों को भारत में अध्यक्ष मतलब हो चुकी है बैठकें, तीनों बैठकें भारत में हो चुकी है। तो ऐसा मतलब बहुत कम देशों के साथ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे तीनों जो कन्वेंशन है वो बैठकें हैं वो भारत में आयोजित हो गई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 अपन ने बात करी थी, 21 क्या है इसमें, 21वीं सदी के लिए, 21वीं शताब्दी, 21वीं सेंचुरी के लिए है, इसलिए 21 है, अपनी 21वीं शताब्दी में धीरे 1992 का है, सतत विकास की बात करता है। ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 का परिणाम है, किसका परिणाम है, भी बोला अर्थ समिट का है। 21वीं सदी को दर्शाता है, अनिवार्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग नहीं है, मानो तो मानो, मत मत मानो, लेकिन मानना चाहिए। यूएनएफसीसी 1994 में इसी का निकल के आया, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज है तो जलवायु परिवर्तन है,
जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से निकलने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में उत्पादित पर्यावरण संधि है, वहीं से निकल के आई, ये तीनों चीजें हमने बता ही दिया था। इसका भी सचिवालय सेक्रेटरीट बॉन जर्मनी के साथ है, ठीक है, सेक्रेटरीट बॉन जर्मनी में इकट्ठा कर रखा है। सीवीडी जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वापस 1992 का है। इसमें तीन प्रमुख लक्ष्य हैं और इसी के अंडर में ये देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही कार्टिजिनो है और वो एक नागोया प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैंने एक पीछे उसमें एरर लिखी है, यानी कि वन्य जीव नैरोबी वाला नहीं है, वन्य जीव संरक्षण का नागोया है, ठीक है। नागोया है, देखो कंफ्यूजन हो गया ना, यहाँ पे नागोया है, करेक्शन कर लेना, नागोया है, ये है जैव विविधता से संबंधित, ठीक है। और नैरोबी जो है, नैरोबी ये अपना है जलवायु सतत विकास से संबंधित, सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और नागोया है अपना जैव विविधता से, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें से सीबीडी यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैविक विविधता से संबंधित है, और जैविक विविधता में अपने कार्टेजिना और नागोया दोनों चीजें हैं, तो कार्टेजिना भी इसी से है और नागोया भी इसी से है, ठीक है। और इसी के अंडर अपने को एच टारगेट्स भी मिले हुए हैं, एच टारगेट्स इसी के अंडर में, तो यानी कि सबसे मूल ये आना चाहिए, तो यानी कि आपको एजेंडा 21 पता होना चाहिए था, अर्थ समिट आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अर्थ समिट के बाद आपको ये पता होना चाहिए था, फिर इसके बाद ये पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था, फिर ये पता होना चाहिए था, यानी कि लिंक देखो, आप लिंक से ही करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। ये तीन पैरामीटर्स है, ये तीन पैरामीटर्स आप पढ़ लीजिएगा। जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधन से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत साझेदारी करना, यानी कि जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ शेयरिंग, जो रिसोर्सेज है उसको जो शेयर कर रहे हैं उसके बेनिफिट को हम बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर अपन आ जाओ सीसीडी यानी कि मरुस्थलीकरण, राजस्थान हो तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 का है, मरुस्थलीकरण को मुकाबले करने के लिए है, मरुस्थलीकरण के लिए है, मुख्यालय वहीं बोन जर्मनी में है। एकमात्र सम्मेलन जो रियो एजेंडा की सीधी सिफारिशों से हुआ था, कानून अनिवार्य कनाडा, ठीक है। यानी कि एक था ये जो बाइंडिंग था, यानी कि ये क्या है, बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, उन तीन में से ये बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। सीबीडी बाइंडिंग नहीं था सीधे तौर पर, और वो भी पीछे वाला, और यूएनएफसीसी ये भी बाइंडिंग नहीं था, तीन चीजें थी ना, तीन बताई थी, तो ये तीसरा है, ये बाध्यकारी है एक। फिर अपने आ जाओ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल के बाद क्योटो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना, यूएनएफसीसी के तहत हुआ, इसी का समझौता 2005 में लागू हुआ, ठीक है। और इसमें, ठीक है, ये सब कन्वेंशन से क्योटो प्रोटोकॉल के। अब आ जाओ छोटे छोटे हैं, रोटरडैम कन्वेंशन 1998 का, रोटरडैम यूनाइटेड नेशंस का, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रदान करना, मतलब कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, खतरनाक रसायनों को, इंपॉर्टेंट खतरनाक केमिकल्स को लेकर या इंसेक्टिसाइड्स को, कीटनाशकों को लेकर, तो उसके लिए आपको पहले से सूची जारी करनी है कि हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये चीजें निकल के आएगी कि हाँ भाई ये भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो इसी में से एक डर्टी डजन आता है, डर्टी डजन इसलिए बोला जाता है उसको, डजन मतलब, ठीक है, डर्टी डजन मतलब इतने नंबर, इतने कंपाउंड्स है या इतने केमिकल्स है जिनको सूची में डाला गया है, इस सूची में डाला गया है। इसी में आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी है, ठीक है। इसी में आपका, फिर आपका आ जाता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा अपन ने पीछे भी देखा। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम 2001 में हुई, दीर्घ स्थायी जैविक के उत्पादन और उपयोग को खत्म करने का, ठीक है। स्टॉकहोम में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी का नाम सुनते ही स्टॉकहोम टिक करना, रोटरडैम मत टिक करना, पीओपी टिक करना। दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों, बिल्कुल वियना आते ही, वियना आते ही आप, ओजोन से संबंधित है, ओजोन को बचाने के लिए टिक करना, ठीक है। रेड और रेड प्लस प्लस, ठीक है, 2005 में थी, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी, ठीक है। तो रेड और रेड प्लस प्लस 2005 की थी, और विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी की थी। 2000 बाद के बाद यूएनएफसीसी के तहत समझौता हुआ, यूएन रेड रेड को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा भारत ने इसमें भाग लिया या नहीं लिया, भारत में इसने भाग नहीं लिया, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, रेड और रेड प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2005 का है। फिर इसके बाद रेड प्लस प्लस और भी हो गई, बाली में हो गई, कोप 13 हो गई, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल, ये भी अपन ने बात ही कर ली थी, नागोया की बात कर ली थी, जैविक विविधता से संबंधित है, जैविक विविधता से संबंधित है, और सीबीडी का पूरक समझा जाता है, सीबीडी का पूरक समझा जाता है, हमने बता ही दिया। फिर रियो 20 हो गया, 20 मतलब 20 साल बाद में, 1992 था,
रियो में, फिर उससे 20 साल जोड़ लो तो 2012, इसलिए रियो 20 कह दिया। सतत विकास के लिए ये वापस रियो अर्थ समिट की 10वीं 20वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 वर्ष हमने ऐड कर लिए हैं 1992 में, तो ये हो गया। तो देखो चीज़ें लिंक करके चलोगे ना तभी आपकी समझ में आएगी। फिर पेरिस कोप 21, पेरिस समझौता है, अब कोप किसका हो गया, यूएनएफसीसी का है ये, यानी कि जलवायु परिवर्तन की कोप है, और वो 21वें नंबर की कोप है। हाल ही में कोप 26 हुई है, इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये 2020 तक लागू कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। कब करना है, 20 तक कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बढ़ावा से रोकना है, तो ये इसके पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पैरामीटर्स टारगेट्स आपके नेट यूजीसी या अदर एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये और मेंस ये मुख्य परीक्षा है, वहाँ पे भी आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मैंने एक जगह एकत्रित कर दी है, आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे और आप इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने इससे नाम वापस ले लिया है, ठीक है, इससे नाम वापस ले लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में भी आ जाता है। फिर आप आ जाओ अपने किगाली पे, मेरे हिसाब से लास्ट है किगाली समझौता 2016 का। किगाली 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 ओजोन परत क्षय को कम करना, तो वियना भी इससे संबंधित हो गया, फिर मॉन्ट्रियल भी इससे संबंधित हो गया। वियना बाध्यकारी नहीं था, ये बाध्यकारी था, और फिर किगाली आ गया। ये वर्ष 1927 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करता है। इसमें क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर दिया। इसका उद्देश्य वर्ष 2045 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को प्रतिशत तक कम करना है। भाई दो चीजें हुई देखो, मॉन्ट्रियल में क्या हुआ कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, समझो इस चीज को कि इसमें इसकी इसको इसमें संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसमें ये था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो होते हैं, जो क्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बैंड कर दिया कि इनको बंद करो। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो फ्लोरीन के कंपाउंड है, क्लोरीन के नहीं, फ्लोरीन के कंपाउंड है, क्लोरीन के नहीं है। क्लोरीन तो ओजोन को नुकसान पहुंचा ही रहा है, आपको पता है। लेकिन ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स है। अब ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं कि ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज का बाद में पता चला कि ये हवा में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये चीज का पता चला कि हाँ ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए फिर इसको भी जोड़ दिया गया, इसलिए इसका संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। अभी कुछ इनको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस चीज को भी उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीजें टेक्निकल है, इसमें समझने की बात है। आप जैसे ऐसे बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल के समझौते के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी शामिल था, तो नहीं था, तभी तो संशोधन किया है इसको किगाली में। तो हाइड्रो अगर ये पहले से शामिल होता तो गलत मतलब ये क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अगर मॉन्ट्रियल में होता तो किगाली की जरूरत क्या पड़ती। तो क्वेश्चन गलत हो गया ना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मॉन्ट्रियल के तहत है, तो गलत हो गया। किगाली के तहत जो मॉन्ट्रियल में संशोधन है तो आया ये, और 2019 से सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होगा। अब बाइंडिंग हो जाएगा ये 2019 से, ठीक है। तो इन वीडियो माध्यम से आपको पता चल गया होगा एक बेसिक करंट का, आप मतलब एक स्टैटिक आप पोर्शन आप पता चल गया होगा। उससे क्या है कि अब आप जब भी करोगे तो आप टेबल बनाओ, ठीक है। यूएनएफसीसी है, जैसे यूएनएफसीसी यूएन यूएनएफसीसी है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। फिर इसकी जो जो इम्पोर्टेंट जो जो इसकी कोप हुई, बैठकें हुई, ठीक है। जैसे कोप 21 पेरिस समझौता हो गया, ठीक है, पेरिस समझौता इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो रिसेंटली जैसे कोप 25 लास्ट टाइम हुई, कोप 26 हुई, तो ये किससे संबंधित है, कहाँ पे हुई, उनका मैप देखो, इससे इस तरीके से तैयारी करो ना, अब तो आपके आसान होगी चीजें पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वापस दे देते हैं। इसका फर्स्ट का आंसर ये है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू। क्यों, क्योंकि संयुक्त सभी देशों ने इसके हस्ताक्षर, ये सभी देशों वाला है, ये इसलिए गलत है। वन नहीं होगा इसका आंसर, वन हटा दो, वन हटा दो। और इसमें भी ये 100 अरब डॉलर था, 1000 अरब डॉलर नहीं है, तो इसलिए थ्री भी नहीं होगा, तो थ्री भी हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी हो जाएगा। समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना, ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, और ये टारगेट सही है बिल्कुल, 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक का। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जय हिंद, जय भारत।